वेलकम टू माय चैनल क्विक विजन। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पहला चैप्टर, जो आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर ग्रुप डी के लिए। क्योंकि पिछली बार इस चैप्टर से यानी एनसीईआरटी के बेस पे डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठा के पूछे गए थे। तो आज हम उसी को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ, पहला चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप पर बढ़ाने पर ताप बढ़ेगा। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो ऑप्शन में दिया है विसरण, वाष्पन, गैसों का संपीड़न, विलेयता, ये सब दिया है। तो इनमें से जब हम ताप बढ़ाते हैं तो क्या क्या बढ़ेगा, यानी जो ऑप्शन में सभी बढ़ेगा वही सही होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, विसरण। विसरण का मतलब गैसों के रिसने से है, और वाष्पन तो पता है, गैसों का वाष्पीकरण जो जल के सतह से होता रहता है किसी भी टेम्परेचर पे। और गैसों का संपीड़न यानी गैसों को कंप्रेस करना, दबाना, उसके आयतन को घटा के छोटा कर देना, संपीड़न। तो गैसों का जब विसरण, जब गैस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का विसरण यानी उसका रिसने का दर तो ज़्यादा होगा, वाष्पन भी ज़्यादा होगा, लेकिन गैसों का संपीड़न ताप बढ़ाने पे ये बढ़ेगा नहीं, ये संपीड़न घट जाएगा। यानी जब ताप बढ़ाएंगे तो गैसों का प्रसार होता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो उसमें भी गैसों का संपीड़न लिखा है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। और तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, वाष्पन, यानी ताप बढ़ाएंगे तो गैसों का वाष्पन बढ़ेगा, विसरण भी बढ़ेगा और गैसों का प्रसार होगा। तो यानी पहले का ऑप्शन सी करेक्ट है, थर्ड। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप और दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। अपने अनुभव मित्र को के साथ बांटते हुए वह भ्रमित हो गई। द्रव के लिए परिस्थितियों के सही समुच्चय को पहचानने में उसकी मदद कीजिए। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर हम इसको सिंपली समझे तो, कि सीमा एक इकाई को देखने गई और वो एक प्राकृतिक गैस की इकाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक गैस या फिर गैस होता है उसको किन परिस्थितियों में द्रव में बदला जा सकता है, यानी क्या क्या हम उपकरण या कैसे, किस विधि द्वारा उसको हम गैस से द्रव में बदल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आप सोच सकते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा निम्न ताप पे। यानी किसी भी गैस को द्रव में बदलने के लिए हमें निम्न ताप चाहिए, और निम्न ताप के साथ और क्या चाहिए, उच्च दाब चाहिए। यानी जब प्रेशर ज़्यादा होगा तभी वो गैस द्रव में बदलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, निम्न ताप और उच्च दाब, यानी थर्ड इसका आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, प्रवाह यानी बहना, बहना तो वो द्रव भी बहते हैं और गैस भी बहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, गैस और द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, यानी दोनों एक बहते हैं, बहने का गुण दोनों में होता है। तो जल्दी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। तो गर्मियों में देखे होंगे आप लोग कि मटके में जब पानी रखा होता है तो वो ठंडा हो जाता है। तो किस घटना के कारण, वाष्पन की। यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में होता है, पेड़ के पत्तियों में होता है। ओके, आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है ए, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से निरूपित करता है, सही व्यवस्था को निरूपित करता है। यानी आकर्षण बल के
पदार्थों के कणों के मध्य आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी सबसे पहले ओ रहेगा जिसका कम रहेगा और सबसे लास्ट में ओ रहेगा जिसका आकर्षण बल सबसे ज़्यादा रहेगा। यानी देखेंगे तो पदार्थों के कण ठोस में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है और गैसों में आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर होगा थर्ड, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है तो गैस में पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है और जल में जो लिक्विड है वो उसमें आकर्षण बल गैसों की तुलना में ज़्यादा होगा। और शर्करा जो ठोस है, शर्करा मतलब चीनी जो ठोस है, इसमें आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन होगा सी। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन मापक्रम में परिवर्तित करने पर इन तापक्रमों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी डिग्री सेल्सियस हो उसमें 273 जोड़ देते हैं। यानी 25 डिग्री सेल्सियस दिया है तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 273। 273 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं तो पहले हो जाएगा 298 सॉरी, और दूसरा होगा 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें अगर 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यानी पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा 311 केल्विन और 66 को बदलेंगे तो 339 केल्विन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है, ए स्टेटमेंट दिया हुआ है। पिछला बार जब ग्रुप डी का पेपर हुआ था तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आए थे कि जिसमें स्टेटमेंट के तौर पे पूछा गया था और ये आएगा। हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये इस एग्ज़ाम में ग्रुप डी का जो होने वाला है इसमें कंफर्म आएगा ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल। तो इसको इग्नोर ना करें, इसको भी पढ़ें। तो पहले ऑप्शन में दिया है कि ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है। तो ये जब ठोस का जब सीधे वाष्प में रूपांतरण होता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो पहला ऑप्शन में गलत हो जाएगा। दूसरा है ऊर्ध्वपातन के बारे में बताया है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि जो पहले अभी बताया, ठोस का गैस में रूपांतरण। और ऑप्शन बी में क्या दिया है, वाष्प का सीधे ठोस में रूपांतरण। तो ये तो होगा ही नहीं, इसका उल्टा होता है। और हिमीकरण का मतलब बर्फ में बदलना, यानी वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस पे रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है। तो इसका नहीं, द्रव का ठोस में रूपांतरण होता है और ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ऊर्ध्वपातन अभी बताया क्या होता है। तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसमें फ़िलहाल तो कोई ऑप्शन सही नहीं, मिस्टेक हो गया होगा, मिसप्रिंट हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। डाईएथिल ईथर एसीटोन और एन ब्यूटिल एल्कोहल के क्वथनांक, सबका क्वथनांक दिया हुआ है और इसको केल्विन में केल्विन में इसको बदलना है। तो अभी ऊपर बताया कि अगर 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में बदल जाएगा। तो 273 में 35 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 308 होगा। और 56 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 329 होगा। और 118 जोड़ेंगे तो 391 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, थर्ड। इसका कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। अब चलेंगे चौथे क्वेश्चन पे, 9वें क्वेश्चन पे सॉरी। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। यानी जो ऑप्शन दिया है उनमें से क्या
वाष्पन में वृद्धि करेगा। तो हमको पहले ही पता है कि जब तापमान में वृद्धि करते हैं तो वाष्पन में भी वृद्धि होती है। तो इसका तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जल के तापमान में वृद्धि। अगर हम जल के तापमान में कमी करते हैं तो वाष्पन में भी कमी हो जाएगा। अगर उसका जो खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अगर उसको घटाते हैं तो वाष्पन में कमी होगा। अगर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो वाष्पन में वृद्धि होगा। अगर जल में नमक मिलाते हैं तो फिर वाष्पन में कमी हो जाएगा, क्योंकि उसमें मिक्सचर उसकी अशुद्धियाँ बढ़ा देगी, तो फिर उसका वाष्पन रेट घट जाएगा। अगर हम आज का लास्ट और अंतिम सवाल देखें तो ये क्या पूछा है, देखते हैं। किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? यानी जो हाइड्रोजन गैस होता है वैसे ही उसके अणुओं के मध्य दूरी ज़्यादा रहेगी, लेकिन पूछा है उनके अणुओं के मध्य दूरी कब और ज़्यादा होगी। कब ज़्यादा होगी? बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दबाव डालकर। जब हम दबाव डालेंगे तो उनके अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है सॉरी, कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, यानी जब आयतन बढ़ाएंगे तभी भी दूरी बढ़ेगा, और हाइड्रोजन गैस और मिलाएंगे तो दूरी घटेगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 एंड 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, यानी इसका ऑप्शन है सी। ओके, तो चलिए ये आज का सेशन समाप्त होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था एनसीईआरटी के पैटर्न पे, जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में हमको लगता है बिल्कुल 100% इससे सवाल आने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार इससे ही आया था। थैंक यू।